तो हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था सीएमए इंटरमीडिएट का, उसमें अपन ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में जनरल प्रोविजंस एंड अप टू सेक्शन 3 अपन ने कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए एंड देन वॉच दिस वीडियो। एंड हाँ, अगर वीडियो पे लाइक और कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर वो कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। Now, अपना next section है section number 4, which talks about memorandum of association. What is memorandum of association? It is a charter of the company or a constitution of the company, which defines the basic rules of the company. There are some clauses inbuilt in this memorandum. What are those clauses? Name clause, situation clause, object clause, liability clause, capital clause, association or subscription clause and नॉमिनेशन क्लॉज। ये जो नॉमिनेशन क्लॉज है ये तो सिर्फ ओपीसी में काम आता है, बिकॉज इसमें हमें नेम बताना होता है नॉमिनी का। बाकी सारे अपने सारी कंपनीज में यूज होते हैं। सो हम इसमें क्लॉज वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहला नेम क्लॉज। जो भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है उसके नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। एक ओपीसी कंपनी के एंड में ओपीसी वर्ड आना चाहिए। एंड कोई भी एक आईएफएससी कंपनी है उसके वर्ड के उसके नेम के एंड में आईएफएससी नेम आना चाहिए। ये नेम क्लॉज की स्पेसिफिकेशन सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगती है। मतलब जो भी एक सेक्शन 8 कंपनी का नाम होगा उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ओपीसी ऐसा कोई भी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हमें जब भी हम अपनी कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे पहले हमें नाम रिजर्व कराना पड़ता है। जो भी हम कंपनी का नाम रखना चाहते हैं वो आरओसी के पास हमें रिजर्व कराना पड़ता है। तो उसके क्या फॉर्म है? एक तो स्पाइस प्लस फॉर्म है एंड एक और है रन फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स के थ्रू आप आरओसी के पास अपना नाम रिजर्व करवा सकते हैं। आरओसी जब ये फॉर्म आपके मिल जाएंगे आरओसी को, तो वो कितने डेज के लिए रिजर्व करेगी नाम? 20 डेज के लिए अगर आप एक न्यू कंपनी है, और 60 डेज के लिए अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज कराना है तो जो न्यू नेम रख रही है उसके लिए आरओसी उसका नाम 60 डेज के लिए रिजर्व करेगी। अभी कुछ आप करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि एक जो कंपनी का नाम होता है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिजेंबल नहीं करना चाहिए जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। मतलब जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उन दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते। सेम या हाईली रिजेंबल भी नहीं हो सकते हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक, कंपनी का नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सोसाइटी के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल हो। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ के लगे कि कहीं ना कहीं कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से कनेक्टेड है। जैसे क्या वर्ड्स हो सकते हैं? इंडिया, नेशनल, और आप ऐसे ले सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस। ऐसे वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए कंपनी के नेम में। एंड देन लास्ट पॉइंट, कंपनी का नाम रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, जैसे कोई एक स्कीम है अपनी मनरेगा, तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का, फॉर सपोज मनरेगा लिमिटेड। तो ये ऐसा ऐसी नाम भी नहीं होना चाहिए जो कि किसी गवर्नमेंट की स्कीम से रिजेंबल करता हो, मैच करता हो। आगे बढ़ते हैं। हम्म, अगर कंपनी का नाम के लिए अप्लाई किया है बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो उसमें क्या दो पॉइंट्स आते हैं, दो केसेस बनते हैं। पहला, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है तो ऐसे केस में तो जो भी रिजर्व किया है नेम उसे कैंसिल कर देंगे। एंड जिसने ये रिजर्व कराया था बेसिकली प्रमोटर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी बनी नहीं है तो उसके सारे इनकॉर्पोरेशन का काम प्रमोटर्स करते हैं। तो उसके केस में उन पे पेनल्टी आ जाएगी अप टू 1 लाख रुपीज। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो इस केस में आरओसी क्या कर सकती है? या तो ऑर्डर कर सकती है नाम चेंज करने का, या नाम रजिस्टर में से रिमूव कर सकती है, या फिर कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें नेम क्लॉज में याद रखने चाहिए। अब इसे एक बार अपन बुक से भी देख लेते हैं। Memorandum is a charter or constitution of the company. It defines the relationship of the company with outsiders because it enables all those who deals with the company to know what its powers are and what activities it can engage in.
The memorandum shall contain the following clauses: name clause, situation clause, object clause, liability clause, capital clause, association clause, and nomination clause. यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स। अभी अपन आगे ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी किस बिजनेस में डील कर सकती है। तो ये बेसिकली आउटसाइडर्स को यही बताते हैं कि कंपनी किस बिजनेस में डील कर सकती है, क्या उसकी पावर्स है, किस एक्सटेंट तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर कर सकती है। तो बेसिकली जो हमने एमओए होते हैं वो यही बताते हैं कि कंपनी का रिलेशनशिप बाहर वालों के साथ क्या होगा, मतलब कि किस एक्सटेंट तक कंपनी आउटसाइडर्स के साथ बिजनेस कर सकती है, किस एक्सटेंट तक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किस एक्सटेंट तक किसी अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। सो अब पहला था अपना नेम क्लॉज। The name of the company with the last word limited in case of public limited company, private limited in case of private limited company. The above clause is not applicable in case of Section 8 companies. अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन क्लॉज, इसका बहुत सिंपल सा है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने ये एक रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हमारी प्लेस है जिसको हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है और इसका वेरीफाई भी करवा लिया है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमओए शेल मेंशन नेम ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। मतलब कि जब अपन एमओए तो तभी फाइल कर देते हैं जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं, मतलब अपना इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है आईएनसी 32 स्पाइस। तो ये जब फॉर्म जाता है इसी के साथ एमओए एंड एओए भी जाते हैं। तो इसी में अपन को लिखना होता है सिचुएशन क्लॉज के अंदर कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। तो इसमें अगर हमने सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट भी लिख दिया है तो वो सफिशिएंट है। लेकिन जैसे ही एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट आ जाए हो जाएगी, मतलब उसका सिन नंबर आ जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें एक फिक्स प्लेस, मतलब कि पूरा डिटेल एड्रेस कि ये हमारा ऑफिस है, वो आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा ताकि आरओसी उसे हमने पास रजिस्टर कर सके, उसका एक फिक्स एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आरओसी के पास नोट हो सके। नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा जाता है कि कंपनी किस बिजनेस में डील करेगी, किस एक्सटेंट तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है या अरेंजमेंट में एंटर कर सकती है। अब इसमें क्या आता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ होता है एमओए में। एमओए होता है मतलब कंपनी ओवरऑल क्या काम करेगी, क्या उसका नाम होगा, क्या उसकी लाइबिलिटी होगी, वो सब कुछ एमओए में लिखा होता है। मतलब एक कंपनी इसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती है। बट अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो एमओए के बाहर जाके है तो उसे कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम किया जो उनकी पावर्स के बियॉन्ड है तो उसे तो कंपनी रेटिफाई कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है। अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल्स के बियॉन्ड दी पावर है तो उसे शेयर होल्डर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर किसी ने एमओए के बाहर जाके अगर कुछ काम किया है तो वो ना कंपनी रेक्टिफाई कर सकती है ना ही शेयर होल्डर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने कोई भी काम किया जो एमओए के बाहर है तो वो वॉइड माना जाएगा। आपको अगर ऐसा कोई काम करना है जो एमओए में नहीं लिखा है तो उसके लिए पहले आपको एमओए ऑल्टर करने पड़ेंगे। विदाउट ऑल्टरिंग देम आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते हो जो कि एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ हो। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्ट ऐसा एक्ट करा है जो कि अल्टावायस, अल्टावायस मतलब बियॉन्ड दी पावर। अगर हमने ऐसा कंपनी ने ऐसा कोई एक्ट किया है जो बियॉन्ड द पावर है डायरेक्टर्स के तो उसे रेटिफाई कर सकती है कंपनी। अगर ऐसा कोई एक्ट किया है जो बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स है तो उसे शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई एक्ट किया है जो बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए है तो उसे कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता है। अब मैंने आपको ऑल्टरेशन की बात बताई थी, तो वो ऑल्टरेशन जो भी होगा एमओए में, अगर आपने कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट अपने एमओए में लिखा है, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा भी है, तो उसे प्रोस्पेक्टिवली ही डील किया जा सकता है। व्हाट हैपेंड टू दिस, चलिए बुक से पढ़ लेते हैं तब तक। हाँ,
Object clause. MOA shall state the objects for which the company is proposed to be incorporated. A company cannot depart away to do anything beyond or outside its objects stated in the MOA. मतलब कंपनी MOA के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती until उसे ऑल्टर नहीं किया गया हो। एंड मैं यही पॉइंट बता रही थी कि फॉर सपोज कंपनी ने 31 मई 2025 को एक नया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नया टाइप ऑफ बिजनेस हमने एमओए में एंटर किया, हमने एमओए में लिखा है। तो कंपनी उस टाइप के बिजनेस में फ्रॉम 31 मार्च के बाद से ही उस इस पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर सकती है, इससे पहले कि मतलब कि अप टू 30 अप्रैल अगर कंपनी ने उस बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो वॉइड माना जाएगा। बिकॉज तब तक सॉरी 30th 30 मई तक, अगर 30 मई तक कंपनी ने उस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो वॉइड माना जाएगा। बिकॉज उस डेट तक एमओए में वो पर्टिकुलर बिजनेस नहीं लिखा हुआ था। मींस कोई भी चेंज अगर एमओए में किया जाता है तो उसे प्रोस्पेक्टिवली ही डील किया जाएगा। आगे अब आ जाते हैं लाइबिलिटी क्लॉज पे। मैं आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, यही लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे लिमिटेड है, बाय शेयर्स है या बाय गारंटी है। नाउ नेक्स्ट क्लॉज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में अपन को क्या डिटेल्स देनी होती है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। एंड लास्टली एक पॉइंट और देना होता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं। एंड इसमें एक पॉइंट और है कि उन्हें एटलीस्ट 1 शेयर तो लेना ही पड़ता है। एटलीस्ट 1 शेयर, ये आप अपने एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं। नाउ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वही ऊपर वाला पॉइंट है इसमें भी कि कितने सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स अग्री करे हैं लेने के लिए। एंड देन द लास्ट क्लॉज नॉमिनेशन क्लॉज, इसमें ओपीसी के लिए है ये क्लॉज सिर्फ, जिसमें अपन को नेम ऑफ नॉमिनी स्पेसिफाई करना होता है। अब ये सब अपन बुक से देख लेते हैं। Liability clause. MOA shall state in case company limited by shares, liability of its members is limited to the amount unpaid on shares. In case of company limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up for payment of debts and liabilities and to the cost charges and for the adjustment of the rights of the contributories। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी कंपनी की डेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनके पेमेंट के लिए मेंबर्स ने जितना अमाउंट की गारंटी दी है उतना ही अमाउंट मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल क्लॉज। In case company having share capital, MOA shall state authorized capital, face value and number of shares subscribers agreed to take, and which shall not be less than 1 share. Now subscription clause, इसमें भी वही same, number of shares each subscriber to MOA intends to take in case of company having share capital. And then nomination clause, it shall state the name of the nominee who shall become member in event of death of the member. अब आगे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। हमने कंपनी लॉ में कुछ मॉडल मेमोरेंडम दे रखे हैं कि अगर कंपनी खुद के मेमोरेंडम नहीं बनाती है तो ये जो हमने मॉडल बना के दिया है, ये एक एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं, सैंपल मेमोरेंडम बना के दिया है, कंपनी इन्हें भी एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है। अब वो सब कंपनी के लिए अलग अलग दे रखे हैं। फॉर जैसे टेबल ए दे रखी है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी दे रखी है लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल, टेबल सी दे रखी है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए अलग अलग मॉडल मेमोरेंडम या सैंपल मेमोरेंडम गिवन है अपने एक्ट में। अब ये एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायर्स। ये मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीएमए इंटरमीडिएट के लिए कॉमन वीडियो डालूंगी, जिसमें 3 डॉक्ट्राइन्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टावायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इन तीनों का एक वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो ही आएगा, उनमें मैं इन तीनों डॉक्ट्राइन्स को डिटेल में डिस्कस आप लोग के साथ कर लूंगी।
तो यहाँ तक अपना सेक्शन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अपन की डॉक्ट्राइन बची है जो कि मैं सेपरेटली समझाऊंगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग से मैं एक बात कर लेती हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आपने नेम क्लॉज के बारे में तो हमें इतना कुछ अपने चार्ट से पढ़ाया, लेकिन अपने आपने बुक में सिर्फ नेम क्लॉज के बारे में 2 लाइंस लिखी हुई है, ऐसा क्यों? सी आपका जो मॉड्यूल है, सीएमए इंटरमीडिएट का मॉड्यूल है, उसमें नेम क्लॉज के रिगार्डिंग में बस इतने से ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बट मैंने आपको जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं और आपकी नॉलेज में होने चाहिए। तो आप इसे बस एक बार अपनी चार्ट बुक से भी गो थ्रू कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। मैंने अपनी मेन बुक में इसलिए नहीं डाला बिकॉज वो आपके मॉड्यूल में भी गिवन नहीं था। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा पार्ट जो सिर्फ अपने चार्ट बुक में कवर किया है, इसे आप यहीं से ही देख सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी टू रेगुलेट इट। ये बेसिकली क्या होता है कि इंटरनली कंपनी कैसे वर्क करेगी, क्या उसके प्रोसेसेस रहेंगे, क्या उसके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, इन सबको आर्टिकल्स बताते हैं। ये बेसिकली डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ मेंबर्स। मतलब ये पूरा इंटरनल मामला है कि भाई उनके कब कब उन्हें कॉल शेयर्स पे कॉल मंगवाने हैं, कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, कब उन्हें ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं। तो ये सब इंटरनल मामला है, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये सब कंपनी और मेंबर्स के बीच की बात है। तो मतलब कि ये इंटरनल बात हो गई, और इंटरनली इनके ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन्हें ही हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब इसका जनरल रूल क्या है कि हम आर्टिकल्स को वैसे तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन यानी 75 मेंबर्स की कंसेंट से हम इन्हें ऑल्टर कर सकते हैं। बट अगर कंपनी चाहे तो एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हमने आर्टिकल्स में डाल सकती है कि हम ये कुछ फॉलोइंग क्लॉजेज हैं। फॉर सपोज एक आर्टिकल में 10 क्लॉजेज लिखे हुए हैं, पूरे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 10 क्लॉजेज हैं, बट कंपनी चाहती है कि ये जो स्पेसिफिक 2 क्लॉजेज हैं, इन्हें ऑल्टर तभी किया जा सके जब 90% मेंबर्स या 100% मेंबर्स कंसेंट दें कि हाँ ये प्रोविजन चेंज होना चाहिए, अदरवाइज इसे कोई भी चेंज नहीं कर पाए। यानी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल डालने के लिए कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हमने आर्टिकल्स में डाल सकती है कि इन फॉलोइंग आर्टिकल्स को ऑन सच हायर परसेंटेज ऑफ मेंबर्स तभी इसे ऑल्टर किया जा सकता है। अब ये प्रोविजन कब डल सकते हैं? या तो जब कंपनी बन रही है यानी इनकॉर्पोरेट हो रही है तभी, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में भी हो सकता है। तो फॉर्मेशन के टाइम पे फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नेम क्या है? स्पाइस प्लस। और अगर अपन मैं एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करूं तो एग्जिस्टिंग कंपनी में एक प्राइवेट कंपनी कब इस प्रोविजन को डाल सकती है? जब सारे मेंबर्स अग्री करें कि हाँ हमें ये प्रोविजन चाहिए। और अगर एक पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसमें 75% मेंबर्स यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हाँ हमें ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस चाहिए। अब इसका भी फॉर्म नंबर क्या है? MGT 14, जिसे हमें फाइल करना पड़ेगा विद ROC विद इन 30 डेज। अब इसमें भी मॉडल आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने मेमोरेंडम में बताए थे वैसे ही आर्टिकल्स में भी मॉडल आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें कंपनी एज इट इज अडॉप्ट भी कर सकती है, या उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकती है, या ऑल टुगेदर अपने नया आर्टिकल भी फॉर्म कर सकती है। कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मॉडल आर्टिकल्स। आगे बढ़ती हूँ मैं बुक से। Articles of Association, Section number 5. AOA contains internal rules and regulations. It is complementary to MOA. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एमओए सबसे ऊपर, उसके बाद एओए, मतलब एओए हमेशा सबऑर्डिनेट करेगा एमओए को। एओए में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो कि मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो या उसको ओवरराइड करती हो। तो यानी एम आर्टिकल्स हमेशा मेमोरेंडम के नीचे ही होंगे। It establish a contract between the company and the members and between the members inter se। अभी मॉडल आर्टिकल्स दे रखे हैं, टेबल एफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल जी लिमिटेड बाय गारंटी। इस तरह से इसमें भी मॉडल आर्टिकल्स गिवन है। अभी एक हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि आर्टिकल्स में किन किन बातों पे बात हो सकती है।
क्या क्या मैटर्स उसमें हो सकते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, कोई भी अगर मेन पॉइंट्स है उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, शेयर कैपिटल कितनी होगी, अगर वेरिएशन ऑफ राइट्स, ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। जैसे नॉर्मली तो जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, बट कंपनी ऐसे शेयर्स भी इशू कर सकती है जिनमें डिफरेंट वोटिंग राइट्स भी हो मेंबर्स के। लियन मतलब कि किसी पे मतलब होता है ना, कब्जा करके अपने पास रख लेना, उसके रिगार्डिंग में बात हो सकती है। शेयर्स पे जो कॉल ड्यू करने होते हैं उनके बारे में बात हो सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे बात हो सकती है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अब ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन अलग अलग क्या है इसके बारे में अपन बात आगे करेंगे, बट मैं एक बार नॉर्मली बता देती हूँ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो मतलब जो इनका जिंदा मेंबर है उसने हमने शेयर्स को बेच दिया। एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर होते हैं उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। अब वही आगे मॉडल आर्टिकल्स की बात लिखी हुई है। कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स, आइदर एक्सक्लूड और मॉडिफाई एक्सप्रेसली और एल्स इट अप्लाइज व्हाट स्टेटेड इन द मॉडल आर्टिकल्स। मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर वो कुछ पॉइंट्स हटाना चाहे हटा सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो जैसे मॉडल मॉडल आर्टिकल्स हैं एज इट इज वो कंपनी पे अप्लाई हो जाएंगे। हाँ, अब ये एक पॉइंट और है कि नो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल टू आर्टिकल्स रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। हम जैसे अपना प्रीवियस कंपनी लॉ क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 और 1913, अगर उस टाइम पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उस टाइम के जो आर्टिकल्स है जिनमें जब से कंपनीज एक्ट आया है तब से कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है तो सेक्शन 5 के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एंट्रेंचमेंट की बात बताई थी, तो वो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे उस कंपनी पे जिसके आर्टिकल्स पुरानी, मतलब जो कंपनी पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके आर्टिकल्स में जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी और जब से कंपनीज एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट आने के बाद से, नया कंपनीज एक्ट आने के बाद से कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। ये बात समझ में आई? मैं एक बार दोबारा इसको समराइज कर देती हूँ। अगर कोई कंपनी पुराने कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके आर्टिकल्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है जब से नया कंपनी लॉ 2013 आया है, तो ऐसे कंपनी के आर्टिकल्स पे सेक्शन 5 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है और अगर हमें कोई भी डाउट होगा तो हम आपसे ज़रूर पूछ लेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। अब ये क्या है? मैंने कोई सेक्शन आपका छोड़ा थोड़ी है। यस, सब कुछ कवर्ड है। यस। नाउ एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, और वो जो कंपनी बनती है उसके फिर एमओए एंड एओए ड्राफ्ट होते हैं। तो ये जो एमओए एंड एओए है ये हमेशा सबॉर्डिनेट होंगे कंपनीज एक्ट के। मतलब एमओए एंड एओए में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो कि एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे। यानी अगर ऐसी कोई पॉइंट है भी जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उस केस में एक्ट ही प्रिवेल करेगा एंड जो वो पॉइंट्स लिखे होंगे उन्हें वॉइड माना जाएगा। यही है पॉइंट लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट टू एमओए एओए और एनी एग्रीमेंट रेजोल्यूशन एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी। बुक से भी देख लेते हैं इसे। Act to override MOA and AOA. The provisions of this Act shall have overriding effect to the provisions contained in MOA, AOA, agreement executed by the company, resolution passed by the company in general meeting or by its board. Any provision in them to the extent in conflict to the provisions of Act shall be void. अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने कि फॉर सपोज मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट सेज कि जो भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो आउट ऑफ जनरल प्रॉफिट्स ही होना चाहिए। बट कंपनी ने अपने एओए में लिखा कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी फ्रॉम द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिख लिया कि हम इस रिजर्व में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डिविडेंड हमेशा जनरल प्रॉफिट्स में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक्ट से, तो इस केस में ये जो पॉइंट है इसे वॉइड माना जाएगा और एक्ट ही प्रिवेल करेगा। समझ में आया ये पॉइंट?
कोई भी डाउट तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में एंड टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ऊपर मैंने एक सेक्शन है, सेक्शन 3A, वो रह गया है, मैं उसको भी एक बार बता देती हूँ। रिडक्शन इन मिनिमम मेंबरशिप, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके मॉड्यूल में गिवन नहीं था, बट मैंने इसको इंक्लूड किया बिकॉज बहुत ही छोटा सा सेक्शन है और आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए कंपनी में, मतलब पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2, अगर वो मिनिमम मेंबर्स से कम हो जाते हैं मेंबर्स किसी भी टाइम में कंपनी में, और कंपनी फिर भी अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है 6 महीने से ज़्यादा के लिए, तो ऐसे केस में जो भी मेंबर्स हैं जिन्हें इस फैक्ट के बारे में पता है और स्टिल वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि जब से नंबर ऑफ मेंबर्स कम हुए उसके बाद तो 6 महीने निकाल दें, उसके बाद से जो टाइम शुरू होगा उसमें अगर कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और उससे अगर कोई भी डेट अराइज होता है तो उसके लिए सारे मेंबर्स इंडिविजुअली भी लाइबल होंगे। अभी तक तो ये था कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट अगर मिनिमम मेंबर्स से कम हो जाते हैं मेंबर्स, तो ऐसे केस में आफ्टर 6 मंथ्स जो भी डेट अराइज होगा उसके लिए सारे मेंबर्स इंडिविजुअली एंड सेवरली लाइबल होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द limit, company carries on business for more than 6 months, then every member aware of the fact are severally liable for debts of the company contracted after 6 months. So, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं to our next section, section number 7। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इनकॉर्पोरेशन का। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे आरओसी को। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन क्या है? स्पाइस प्लस INC 32 फॉर्म। इसके साथ हमें MOA AOA भी देना पड़ेगा, जो कि ड्यूली साइंड होने चाहिए सब्सक्राइबर्स के थ्रू। अब सब्सक्राइबर्स में अगर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है तो वो या तो साइन कर सकता है या थंब इम्प्रेशन दे सकता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है तो उसमें डायरेक्टर या ऑफिसर जो भी ऑथराइज पर्सन है वो साइन कर सकता है। LLP के केस में जो भी पार्टनर ऑथराइज है वो साइन कर सकता है। अब इस केस में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है कि इन दोनों केसेस में ये जो ऑथराइज पर्सन है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब्सक्राइबर्स नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब इस पॉइंट को एक बार बुक से भी देख लेते हैं। The promoter of the company shall submit the following documents to ROC within whose jurisdiction the RO of company is proposed to be situated. MOA and AOA of company duly signed by all the subscribers to the memorandum. अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि कौन कौन साइन करने चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। These documents shall be signed by each subscriber in the following manner. Individual sign, illiterate individual affix his thumb, body corporate, director, officer or employee duly authorized, LLP partner duly authorized। अब ये जो अपने लास्ट के दो पॉइंट्स है इसके लिए, इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और LLP द ऑथराइज्ड पर्सन शैल नॉट एट द सेम टाइम बी अ सब्सक्राइबर टू MOA एंड AOA इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन। अभी डिक्लेरेशन कौन देगा? एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CA और CS इन प्रैक्टिस, और डायरेक्टर्स ऑफ मेंशन इन, मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं अपने, वो इस डिक्लेरेशन को देंगे कि जो भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी हमने उन सभी कंप्लायंसेस से कंप्लाई करा है, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल करा है। उसके बाद दूसरा डिक्लेरेशन कौन देंगे? सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब ये क्या डिक्लेरेशन देंगे कि ये किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हैं इन रिलेशन टू फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस कंपनी।
दूसरा क्या बोलेंगे कि हम किसी भी फ्रॉड के लिए गिल्टी प्रूफ नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। एंड हमने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरओसी को दिए हैं, वो सारे की सारे करेक्टेड टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ आर्स। ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। अभी तक तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो उसका कोई आरओ नहीं है, तो हमें एक टेम्पररी एड्रेस देना पड़ेगा जिसके थ्रू आरओसी हमसे कम्युनिकेट कर सके। फिफ्थ पॉइंट आ गया पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब फर्स्ट डायरेक्टर्स में क्या पर्टिकुलर्स देने होते हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, पैन नंबर, आधार नंबर, ऐसे सारी डिटेल्स हमें देने होते हैं। देन पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स में वही सेम, नेम, पैन, आधार, ईमेल आईडी, वो सब। लेकिन अगर एक सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके केस में नेम हो गया, उसका सिन नंबर हो गया, तो ऐसी सारी डिटेल्स देनी होती है। अब ये सारा अपन इधर देख लेते हैं। A declaration by advocate, CA, cost accountant or CS in practice who is engaged in the formation of company and by a person named in the articles as director yani first director, that all the requirements of the act have been complied with. And then declaration by subscribers and person named as first directors in form INC 9 stating that he is not convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of company. Second, he has not been found guilty of any fraud or misfeasance of any breach during the last 5 years. All the documents filed with ROC are correct and complete and true to the best of his knowledge. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। एंड हाँ, ये एक पॉइंट और है कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनकी कंसेंट भी हमें देनी पड़ती है। उसका भी एक फॉर्म है DIR 12, वो हमें देना पड़ता है कि हम डायरेक्टर्स जो है हमें अपॉइंट करा है एज डायरेक्टर्स, हमारी कंसेंट है कि हाँ हम एज डायरेक्टर इस कंपनी में रोल अपना निभाना चाहते हैं। अभी पर्टिकुलर्स वाली डिटेल्स मैंने यहाँ ऊपर अलग से बॉक्स बना के दे रखी है आपको। सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स में अगर इंडिविजुअल है तो एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ एंड नेशनैलिटी प्रूफ। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नेम, आरओ एड्रेस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, सिन नंबर, certified true copy of BR specifying the authorization to subscribe to the MOA of the proposed company। मतलब ये जो कंपनी है, जो सब्सक्राइबर है, उसकी कंपनी में भी तो BR पास हुआ होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि हाँ हम इस कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव टेकन, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथराइज, मतलब कंपनी के बिहाफ पे कौन पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे साइन करेगा, तो इस तरह की डिटेल्स हमें देनी होती है। अगर सब्सक्राइबर एक LLP है तो उस केस में वही सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, LLP के केस में भी रेजोल्यूशन फाइल हुआ होगा कि हाँ हम इस कंपनी के सब्सक्राइबर बन रहे हैं, तो उसके रेजोल्यूशन की कॉपी देनी होगी। इन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी। नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज, मतलब LLP के केस में कौन सा पार्टनर है जो कि ऑथराइज है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन करने के लिए, उसकी डिटेल्स देनी होगी। And then next, particulars of first director, name, surname, family name, din number, residential address, nationality, proof of identity, interest, अगर किसी दूसरी फर्म में बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, अगर आप कोई होल्ड वगैरह करते हो शेयर्स तो उसके डिटेल्स देनी होगी। एंड कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, ये वही यहाँ पे पॉइंट आ गया जो कि अपन फॉर्म DIR 12 में देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट कर दिए तो आरओसी इनको चेक करेगा और उसे सही लगता है तो वो कंपनी को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, और इसका फॉर्म नंबर है INC 11। और ये जो सर्टिफिकेट इशू करा है इसी में ही कंपनी को एक SIN नंबर भी अलॉट हो जाएगा। जैसे हम इंडिविजुअल्स का आधार नंबर होता है हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे ही कंपनी का SIN नंबर होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट करे हैं इन सब की कॉपीज कंपनी को संभाल के रखनी पड़ेगी जब तक कि कंपनी जिंदा है, यानी जब तक उसका डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को संभाल के रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आरओसी को और ये पता चल गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओनली, तो ऐसे केस में जो भी प्रमोटर्स हैं उन पे 447 की लाइबिलिटी अराइज होगी, पेनल्टी लगेगी। अब ये क्या पेनल्टी है ये हम चैप्टर नंबर 3 में
डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे इतना समझ सकते हो कि बहुत ही सीवियर पेनल्टी है। जब आप कोई बहुत ही गलत काम करते हो, बहुत ही सीवियर गलत काम आप कर देते हो ना, तब जाके ये पेनल्टी अराइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद पता चला कि जो भी ये डिटेल्स देकर इनकॉर्पोरेशन कराया गया है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या फिर हमसे कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया गया है। तो ऐसे केस में जो कि फर्स्ट डायरेक्टर्स थे और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, यानी यहाँ पे एडवोकेट, सीए, सीएस और जो सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं और उन पे पेनल्टी लग जाएगी 447 की। ऐसे केस में ट्रिब्यूनल भी अपना ऑर्डर पास करेगा, या तो वो बोल देगा कि अब से ये जो मैनेजमेंट है इसे हम रेगुलेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, या फिर ये बोल देगा कि जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अब से अनलिमिटेड रहेगी, या फिर कंपनी का नाम ही हटा देगा रजिस्टर में से, या कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। बट ट्रिब्यूनल ये इनमें से कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहती है तो वो कह सकती है। तो यहाँ तक अपन ने चार्ट से देख लिया, अब अपन बुक से देख लेते हैं। ROC shall register all the documents, sorry, ROC shall register all the documents and information and issue the certificate of incorporation form INC 11. ROC shall allot to company a SIN number. Company shall maintain and preserve it at its RO copies of all documents and information as originally filed till its dissolution. अब पेनल्टी की बात कर लेते हैं। इफ इट इज प्रूव दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, देन द प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। अब इसमें ट्रिब्यूनल भी अपना एक्शन ले सकता है। वो बोल सकता है या तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, नाम रिमूव कर सकता है, वाइंडिंग अप की बोल सकता है, या फिर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट के लिए बोल सकता है, या फिर कोई और अदर ऑर्डर पास कर सकता है जैसा उसे ठीक लगे। बट ये कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कंपनी को। तो यहाँ तक अपन ने सेक्शन 7 तक पढ़ लिया। अगर आपको, आई होप आपको वैसे सब कुछ समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हाँ जी गाइस, अब आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जिसे हम बहुत प्यार से सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं। देखो, नॉर्मली तो कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेट होती है? फॉर डूइंग अ बिजनेस, फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। बट अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट बनाना नहीं है, बट अगर कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए अलग से एक प्रोविजन बनाया गया है जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसको पूरा सीजी रेगुलेट करता है। सीजी अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, बट इसकी इनिशियल पावर सारी की सारी सीजी के पास है। तो अगर किसी को चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनानी है तो वो सेक्शन 8 में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बेसिस पर ही सीजी ऐसे इंडिविजुअल को लाइसेंस ग्रांट कर सकती है टू मेक सेक्शन 8 कंपनी। अब वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च और एनी अदर वेलफेयर एक्टिविटीज। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो भी इसे, अगर वैसे तो इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट स्टिल अगर इसकी कोई कमाई हो जाती है तो वो प्रॉफिट यूज होगा इसके ऑब्जेक्ट्स के लिए ही। तीसरा, ये कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं करेंगे अपने मेंबर्स को। जैसे अपन नॉर्मल कंपनी में तो डिविडेंड पे करते हैं, इस कंपनी में कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा। लाइसेंस कौन इशू करता है? सीजी। आगे बढ़ते हैं। जैसे तो नॉर्मल कंपनी में अपना का ओपीसी का भी एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अपनी जैसे मैंने ओपीसी का आपको बता ही दिया, ओपीसी और स्मॉल कंपनी, ये कंपनीज कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में ना ही कन्वर्ट हो सकती है ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है। मतलब बिकॉज ये सेक्शन 8 कंपनी का सीजी का रेगुलेशन रहता है इसके ऊपर, तो इसके लिए इन्होंने अलाउ नहीं करा है कि ये ओपीसी या स्मॉल कंपनी इनमें कन्वर्ट हो जाए। इसलिए इन्हें बिल्कुल सेपरेटली रखा गया है कि सेक्शन 8 कंपनी इन दोनों कंपनीज के बेसिस पे तो नहीं बन सकती है।
अब आगे इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं, स्टेप्स की बात कर लेते हैं। अगर हम एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इसके लिए सीजी को इन्होंने अपनी पावर डेलीगेट करी है आरओसी को। हम आरओसी को एप्लीकेशन करेंगे फॉर्म INC 12। उसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो प्रपोज्ड MOA AOA। सेकंड, एक डिक्लेरेशन फाइल होगा जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था, जिसमें एडवोकेट, CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब हमें डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने इस कंपनीज एक्ट के साथ पूरा फुल कंप्लायंस किया है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि हम एक एस्टिमेट देंगे कि हमारा नेक्स्ट 3 सालों में क्या इनकम रहने वाली है एंड क्या एक्सपेंस होने वाले हैं। ये तो न्यू कंपनी के लिए स्टेप्स हो गए। अब मैं एग्जिस्टिंग कंपनी के स्टेप्स की बात करती हूँ। एग्जिस्टिंग कंपनी में भी कुछ स्टेप्स तो अपने सेम ही है, जैसे आरओसी को एप्लीकेशन करनी है, MOA फाइल करना है, ये डिक्लेरेशन देना है एंड फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंस का एस्टिमेट देना है। बट इसमें ये 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा है। इसमें कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि जिस दिन ये अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, फॉर सपोज ये 1 अप्रैल, 1 अप्रैल नहीं, फॉर सपोज 15 मई 2025 को ये अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो एज ऑन दिस डेट इनकी क्या वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज है, इसका भी एक उन्हें स्टेटमेंट देना होगा। दूसरा, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। मतलब अगर जब ये अपना रजिस्ट्रेशन, बिकॉज अगर कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए मेंबर से अप्रूवल लेना होगा कि हम इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी भी सबमिट करनी होगी। अब दोनों ही केसेस में, बोथ इन न्यू कंपनी एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, जैसे ही ये एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी उसके 1 वीक के अंदर अंदर न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा, या एक तो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में जहाँ पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस एरिया में जो भी लोकल लैंग्वेज चलती है उस लोकल लैंग्वेज के लोकल न्यूज़पेपर में हमें नोटिस देना होगा, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा। और तीसरा, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है या वेबसाइट बन बन मतलब इन प्रोसेस ही है, तो उस वेबसाइट पे भी नोटिस पब्लिश करना होगा। अब आगे, ये जो अपने MOA एंड AOA होते हैं, नॉर्मली तो SR पास करके नॉर्मल कंपनीज में तो उन्हें ऑल्टर किया जा सकता है, बट सेक्शन 8 कंपनी में दोनों ही CG से रेगुलेट होते हैं। बट CG ने अपनी पावर इसे ट्रांसफर करी है, MOA की पावर तो ट्रांसफर कर दी RD को, और AOA की ट्रांसफर कर दी ROC को। मतलब इनसे पूछे बिना आप MOA एंड AOA को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी चाहती है कि वो अब कन्वर्ट होकर एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भाई हम चेंज होना चाहते हैं। इसका जो नोटिस जाएगा उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, रीजंस बताएगा वो कि हम क्यों कन्वर्ट होना चाहते हैं। ये SR पास होने के बाद हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे रीजनल डायरेक्टर के पास इन INC 18। उसमें अपन ये जो SR पास हुआ था इसकी कॉपी भी अटैच करेंगे, एंड ये जो नोटिस है इसकी भी कॉपी अटैच करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हमें एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, एक प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि हमने इन फॉलोइंग अथॉरिटीज को भी नोटिस दिया है कि सेक्शन 8 कंपनी ये जो है ये कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जितनी भी अथॉरिटीज है, इन्हें जब ये नोटिस मिलेगा कन्वर्जन के, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है या वो नहीं चाहते कि ये कन्वर्ट हो, तो वो विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं कि हमें इस कन्वर्जन से प्रॉब्लम है। और अगर उन्होंने 60 डेज में कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं किया, तो यही माना जाएगा कि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड हाँ, हमने ये जो एप्लीकेशन फाइल करी है इसकी कॉपी भी हमें ROC के पास भी फाइल करनी होगी। ठीक है। अब जैसे ही हमने ये रीजनल डायरेक्टर को ये एप्लीकेशन फाइल करी, उसके 1 वीक के अंदर अंदर 1 वीक के अंदर अंदर हमें वही सेम न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा, एक तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एंड अगर वेबसाइट है तो उस पे भी पब्लिश करना होगा। अब आगे क्या पॉइंट है कि
सेक्शन 8 कंपनी को उसकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंड एनुअल रिपोर्ट है अप टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो भी सबमिट करने होंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है एक्स्ट्रा कि फॉर सपोज कन्वर्जन हो रहा था 25-26 में, ठीक है, तो इन्होंने अप टू मार्च 25 के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिए। अब इन्होंने जो एप्लीकेशन अपनी फाइल करी थी वो फाइल करी है 30 सितंबर 25 को अबाउट देयर कन्वर्जन। तो अब मैं अगर देखूं तो अपना लास्ट 31 मार्च 25 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हो चुके हैं और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 महीने का। तो यहाँ पे एक प्रोविजन और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि जब ये पिछला फाइनेंशियल ईयर जिस जहाँ तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हो चुके हैं और जब एप्लीकेशन फाइल करी गई है, अगर उसमें 3 महीने से ज़्यादा का गैप है तो अलग से एक स्टेटमेंट और बनाया जाएगा जिसमें जितने भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी उसकी असेट लाइबिलिटी है, उसका पूरा स्टेटमेंट बना के उसे सीए सर्टिफाई करेगा एंड देन वो भी हमें फाइल करना होगा। समझ में आया ये पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आरडी जो भी हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसे चेक करेगा। उसे अगर लगता है कि यार ये तो हम मतलब कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो वो रिजेक्ट करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी। और दूसरा, अगर कंपनी आरडी को लगता है कि नहीं रिजेक्शन नहीं, ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, तो वो ऑर्डर पास कर देगा। एंड जैसे ही ऑर्डर पास होगा तो उसके बाद कंपनी को अपने एमओएन एओए में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब उनका पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो चुका है। पहले वो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, अब वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। तो उन्हें अपना एमओएन एओए ऑल्टर करना पड़ेगा और ये जो उनके ऑल्टर्ड एमओएन एओए होंगे वो उन्हें आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे। और जैसे ही आरओसी के पास ही ऑल्टर्ड एमओएन एओए फाइल हो जाएंगे तो वो कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? सी आप ये चार्ट से देखोगे तो आपको बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा एंड आप बहुत इसे इजीली जल्दी रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि बुक में तो प्रॉपरली लैंग्वेज लिखी हुई है बट यहाँ से आपको जल्दी रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इन चार्ट्स को जरूर 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 अपने 1.5 डे में तो जरूर रेफर करना, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक का जब तक अपन बुक से रीड कर लेते हैं। This section talks about the formulation of companies with charitable objectives and has its objects promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or any other such objective. One second guys. इसमें एक सेकेंड गाइस। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। Has in its objects promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any other such objective. Intends to apply its profits or other income in promoting its objectives. Intends to prohibit the payment of any dividend to its members. The CG shall issue license allowing that person or association of person to be registered as a limited company under this section without the addition to its name limited or private limited। ये मैंने आपको नेम क्लॉज में भी बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं होता है। आगे ये पॉइंट आ गया, सच कंपनी शैल नॉट ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स एमओएन एओए एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सीजी। और इसमें भी बहुत स्पेसिफिकली हो गया कि एमओए के लिए तो आरडी की अप्रूवल चाहिए, एओए के लिए आरओसी की अप्रूवल चाहिए। हाँ अभी आगे एक नॉर्मल सा पॉइंट आ गया कि एक इंडिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस किस वे में क्रिएट कर सकते हैं। या तो ट्रस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर लो, या कोई सोसाइटी बना लो, या फिर सेक्शन 8 कंपनी बना लो आप कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये 3 टाइप से आप कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। अब हम सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। जैसे पहला एग्जेम्पशन है कि इस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर जनरली तो अगर कंपनी को कोई भी जनरल मीटिंग होल्ड करनी होती है तो उसके लिए क्लियर 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी अगर सिर्फ 14 डेज का भी नोटिस देगी अपने मेंबर्स को तो भी चलेगा। एंड थर्ड पॉइंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब आगे पढ़ेंगे 177 आपके फाइनल में आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के। तो वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं लाइसेंस ग्रांटिंग प्रोसीजर। License granting procedure. In order to incorporate as Section 8 company, application shall be made to CG in INC 12 accompanied by following documents. So, MON AOF proposed company, declaration in form INC 14 by an advocate, CA, cost accountant, CS in practice, that MON AOF have been drawn up in conformity with the provisions of Section 8 and that all the requirements of the Act have been complied with. And then estimate of future annual income and expenditure of the next 3 years. वही वापस यहाँ पे सेम पॉइंट आ गया कि सीजी शैल इशू लाइसेंस विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब ये तो बात हो गई अपनी न्यू कंपनी के लिए। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके लिए क्या है कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है या फिर वो रजिस्टर हुई है प्रीवियस कंपनी लॉ में और अब उसे न्यू कंपनी लॉ में, मतलब अगर कोई 1956 में रजिस्टर हुई है और उसे 2013 वाले में रजिस्टर होना है तो उसके लिए भी वो फॉर्म आईएनसी 12 में एप्लीकेशन देगी, एमओए एओए देगी, डिक्लेरेशन फाइल करेगी, एस्टिमेट देगी एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। एंड तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स, स्टेटमेंट देगी असेट्स का, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फाइल करेगी पास्ड इन जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। मैंने आपको वो अलग से पॉइंट पढ़ाया था कि ये जो भी न्यू कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है या एग्जिस्टिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस एप्लीकेशन के विद इन 1 वीक हमें न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश करना होगा। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी। अपन ने ये कन्वर्जन वाला पॉइंट भी पढ़ लिया है। अगर सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसका प्रोसेस क्या है। एसआर पास करना पड़ेगा और जो जनरल मीटिंग के नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा उसमें हमें ये सारे पॉइंट्स बताने होंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कंपनी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो कॉमर्स ट्रेड साइंस उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव था कंपनी का, रीजंस क्या है कि ना वाई द एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कैरिड ऑन एज अ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब कंपनी बेसिकली कन्वर्ट क्यों होना चाहती है उसके रीजंस हमें देने होंगे। हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद आरडी इन फॉर्म आईएनसी 18 एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एसआर एंड कॉपी ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, एसआर की कॉपी फाइल करनी है और नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की भी को भी फाइल करना है अलोंग विद द एप्लीकेशन ओनली। एंड इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हमने ये जो भी कॉपीज वगैरह फाइल करी हैं ये आरओसी के पास भी हमें फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म एमजेंटी 14। एंड जैसे ही हमने ये एप्लीकेशन फाइल करी है उसके 1 वीक के अंदर अंदर हमें नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। इसके साथ हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा, सेंड कॉपी ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट to Chief Commissioner of Income Tax, Charity Commissioner, Chief Secretary of State and any other department of central or state government। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं रीजनल डायरेक्टर को इन 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अब इसमें आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं जो कि इतने आपके प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास अगर 7 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आता है और जितने मैंने आपको चार्ट में पॉइंट्स बताए हैं उतने भी आप पॉइंट्स पूरे सीरियल वाइज लिख देते हो तो आपको आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
Now आगे बढ़ते हैं. Board of Directors shall give a declaration that no portion of the income or property of the company has been paid or transferred directly or indirectly by way of dividend or bonus to persons who are members of the company. अपन ने ये conditions में भी पढ़ा था कि कंपनी अपने members को dividend distribute नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे भी वही declaration आ रहा है कि कोई भी income का portion या property का portion members को distribute नहीं करा गया है. अब ये वहां पे वही मैंने 3 महीने वाली आपको जो बात बताई थी वही यहाँ पे आ गई है. कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न अप टू फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर. इन द इवेंट एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. ये एक्स यहाँ पे नहीं है. Duly certified by a CA made up to date not preceding 30 days. Uh-oh. Certified by a CA made up to a date not preceding 30 days of filing of the application to RD. मतलब ये यही बोल रहा है कि आपने अगर फॉर सपोज 31st जून को अगर एप्लीकेशन फाइल करी है तो ये जो आपका पोजीशन है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन है वो आपका 1 जून से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. मतलब यहाँ तक की तो अपन को डिटेल्स चाहिए ही चाहिए. इससे ज्यादा आगे का आप कर पाओ तो वो तो अच्छा ही है बट 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. Company shall attach with application a certificate from practicing CA, CS or cost accountant in practice certifying that conditions laid down in Act relating to conversion have been complied with. वही सेम पॉइंट आ गया कि हमने एक्ट से पूरा कंप्लाई किया है. अब आगे ऑर्डर आ गया कि आरडी अपना ऑर्डर पास करेंगे. RD on receipt of application and being satisfied shall issue an order approving the conversion of company into a company of any other kind subject to following terms and conditions. The company shall give up and shall not claim any special status, exemptions or privileges. मतलब वो यही कह रहे हैं कि जब तक अभी तक सेक्शन 8 में थी तो जो भी उनको एग्जेम्पशन थे प्रिविलेजेस थे स्पेशल स्टेटस थे वो अब सब उनको छोड़ देगी और एक एज अ नॉर्मल कंपनी वर्क करेगी. If company had acquired any immovable property free of cost or at concessional rate from any government or authority, it may be required to pay the difference between the cost and the market price of such property at the time of conversion either to government or to authority. मतलब ये यही बोलना चाह रहे हैं कि जब आप सेक्शन 8 कंपनी थे उस टाइम अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी आपको फ्री में मिली थी या आपने कंसेशनल रेट पे खरीदी थी तो जब आप कन्वर्ट हो रहे हो तो उस टाइम आपको उस प्रॉपर्टी का जितना भी डिफरेंस अमाउंट है जितनी उसकी मार्केट प्राइस है और जितने में आपको मिली थी वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कि जब आपका कन्वर्जन हो रहा है उससे पहले तक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो किन चीज़ों में यूज़ होना चाहिए बिफोर द कन्वर्जन. जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज से मतलब हो गया अगर आपको कुछ टैक्स का पेमेंट करना है जीएसटी वगैरह का या आपको ईएसआई पीएफ का कोई पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट होगा सबसे पहले. दूसरा अगर आपके कोई क्रेडिटर्स है या लेंडर्स हैं उनको पेमेंट आपको करना पड़ेगा. मतलब लेंडर्स अगर आपने किसी से लोन लिया है तो थर्ड पॉइंट आ गया अगर आपके कोई क्रेडिटर्स है सप्लायर्स है सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा. और फिर फोर्थ पॉइंट हो गया अगर आपने अपने प्रोमोटर से अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ये ऐसी आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं. मतलब सबसे पहले इसे पेमेंट होगा फिर पैसा बच गया तो इसे पेमेंट होगा फिर भी पैसा बच गया तो इसे पेमेंट होगा फिर भी पैसा बच गया तो इसे पेमेंट होगा. और अगर यहाँ तक पेमेंट करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन. मतलब जब आरडी ने अपना ऑर्डर पास किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर बचा हुआ पैसा इस फंड में ट्रांसफर हो जाएगा. अब अपना रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस है उसे भी अपन देख लेते हैं. सीजी ने ही सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस इशू करा है वो किसी कंडीशंस के बेसिस पे किया है. तो अब सीजी ही उस लाइसेंस को रिवोक कर सकती है वापस ले सकती है. अब उसके क्या केसेस बनते हैं. सबसे पहला केस तो कि जिस कंडीशंस के बेसिस पे उन्हें लाइसेंस इशू हुआ था उसका उन्होंने कॉन्ट्रावीन कर दिया या जो कंपनी अपने अफेयर्स या फिर जो भी वो कंडक्ट कर रही है वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट कर रही है कोई भी ट्रांजेक्शन या बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसकी.
या फिर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्रिएट हुई थी उसका वो वायलेशन कर रही है, या फिर सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि नहीं इस कंपनी को तो का लाइसेंस अब रिवोक कर लेना चाहिए, तो उन केसेस में कम सीजी इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है। बट ये ऑर्डर पास करने से पहले सीजी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा कंपनी को। और फिर भी अगर ये अपॉर्चुनिटी देने के बाद सीजी को लगता है कि नहीं इनसे ये लाइसेंस रिवोक कर लेना चाहिए, तो जैसे ही वो रिवोक करेगी तो वैसे ही वो एक नॉर्मल कंपनी बन जाएगी, और नॉर्मल कंपनी बनती ही उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना होगा। अब आगे ये पॉइंट है कि अगर सीजी ने ये रिवोकेशन पब्लिक इंटरेस्ट में किया है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी वाइंड, दो केस बनते हैं इसमें, दो तरह के ऑर्डर पास कर सकती है सीजी। या तो सीजी बोलेगी कि कंपनी को वाइंड अप कर दो और जितने भी असेट्स हैं इसके एक्सेस असेट्स हैं वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दो, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। या फिर वो बोल सकती है कि जितने भी एक्सेस असेट्स हैं इनको बेचो और जितने भी इनसे पैसा मिलेगा उसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। एक तो अपन ने उधर पढ़ा था कन्वर्जन वाले में कि जितना भी बचा हुआ पैसा हो वो आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। यहाँ पे रेवोकेशन के केस में जो भी पैसा आएगा असेट्स को बेच के वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में जाएगा। दूसरा वो क्या ऑर्डर पास कर सकती है सीजी, सीजी बोल सकती है कि ये जो कंपनी है उसे दूसरी कंपनी, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स उसके साथ अमालगमेट कर दो। ठीक है, अब इसे भी अपन बुक से देख लेते हैं। CG may revoke the license if company contravenes any of the requirements of this section or any of the conditions subject to which license is issued, or the affairs of the company are conducted fraudulently or in violative of the objects of the company or prejudicial to public interest, and direct the company to convert its status and change its name to add word limited or private limited. फिर आगे है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी। अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन टू आरओसी विच शैल बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर ऑफ कंपनीज। मतलब अगर सीजी को फिर भी लगता है कि हमें इसको रिवोक करना ही है इसका लाइसेंस, तो आरओसी को भी ऑर्डर फाइल किया जाएगा ताकि वो अपने रजिस्टर में अपडेट कर सके। अब सीजी को लगता है कि ये लाइसेंस रिवोक करना ही है, तो उस केस में क्या ऑर्डर पास हो सकता है, या तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है या फिर अमालगमेशन का। अब वाइंडिंग अप में क्या आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर उनके कोई भी एक्सेस असेट्स बचते हैं आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स डेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उन एक्सेस असेट्स को अनादर कंपनी को ट्रांसफर कर दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। या फिर ट्रिब्यूनल ये भी बोल सकते हैं कि जो भी एक्सेस असेट्स है उन्हें बेचो और जितना भी प्रोसीड्स आए उसे रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत फंड का नाम लिख दिया है, रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड, RIF। सी ये भी यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो कोर्स है वो 2022 कोर्स है, उस टाइम पे ये फंड होता था। लेकिन जब से IBC आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तब से यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुका है और IBF फंड आ चुका है। बट अपन को अपने कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो कोर्स अपन को अलॉटेड है, तो आपको ये पुराने फंड का नाम ही याद रखना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि अभी जो करेंटली फंड है उसका नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड नाम है। आगे अब पेनल्टी की बात कर लेते हैं। अगर इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो कंपनी पे कितनी लाइबिलिटी आएगी, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या लाइबिलिटी आएगी, फाइन आ सकता है 25,000 से लेके 25 लाख तक का, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स की, या दोनों भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट आ जाता है कि ये जो कंपनी है इसके अगर अफेयर्स या इसके जो भी ट्रांजेक्शन है वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन ऑफिसर पे 447 की पेनल्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यही अपन ने अपना पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज कर लिया, सेक्शन 8 कंपनी। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसे आप बाइफरकेट करते हुए चलोगे कि कब उसे किस कंडीशंस पे लाइसेंस मिलेगा, किन कंडीशंस पे रिवोक किया जाएगा, कब इसका कन्वर्जन हो सकता है, कैसे इसे नॉर्मली इनकॉर्पोरेट करना होगा, तो आपको ये सेक्शन बहुत इजीली कवर हो जाएगा।
मैंने इसे पूरा समझा दिया है, एंड आप इन चार्ट से अगर इसे दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली आपको रिवाइज हो जाएगा। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो अब अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जनरली सब कंपनीज की शेयर कैपिटल ही होती है, गारंटी वाली कंपनी तो आज तक मैंने भी नहीं देखी है। तो ऐसी हर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसे अपना बिजनेस कमेंस करना होता है। और वो बिजनेस कब कमेंस करना होता है, जब उसने अपने आरओसी के साथ वेरिफिकेशन ऑफ आरओ का वेरिफिकेशन फाइल कर दिया है। मैंने आपको सिचुएशन क्लॉज में भी बताया था कि विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को आरओसी के पास ही फाइल करना होता है कि उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप कर लिया है, और उसे वेरीफाई भी करवाना होता है। तो जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी, और उसे वेरीफाई कौन करेगा, सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस, दैट एवरी सब्सक्राइबर हैज पेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब अपन ने सब्सक्रिप्शन क्लॉज में पढ़ा था कि जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं उसके बारे में अपन को लिखना होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा आगे क्या बोला है कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जितने भी शेयर्स लिए हैं उन शेयर्स के ऊपर उन्होंने फुल वैल्यू कंपनी को पे कर दी है, उसके बाद ही वो बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। तो इसका डिक्लेरेशन हमें फाइल करना होता है, और उसे सर्टिफाई कौन करते हैं, सीए सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इसे अब बुक से देख लेते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बेसिकली ये जो सेक्शन आया था ये 2019 में आया था, तो उसके बाद से ही ये एप्लीकेबल है। A company incorporated after commencement of Companies Amendment Ordinance 2019 and having a share capital shall commence any business or exercise any borrowing powers only if company has filed with ROC a verification of its RO and declaration filed with ROC within 180 days in Form INC 20A, duly verified with CA, CS or cost accountant in practice that every subscriber has paid the value of shares agreed to be taken by him on date of making such declaration। मतलब उन्होंने फुल वैल्यू पे कर दी है। अब पेनल्टी आ जाते हैं, अगर कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है तो उस पे कंपनी पे कितनी लाइबिलिटी आएगी, 50,000। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, बट 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने where no declaration has been filed by directors and ROC has reasonable cause to believe that company is not carrying on any business, मतलब बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है या ये वेरिफिकेशन फाइल नहीं किया है तो आरओसी ये समझ सकती है कि कंपनी कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई भी उसके बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर में से रिमूव कर सकती है। ही में इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यहाँ तक आपको समझ में आया बिल्कुल? कोई भी डाउट? यस और नो? नो मैम, हमें कोई भी डाउट नहीं है, और कोई डाउट होगा तो हम आपसे पूछ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी इनकॉर्पोरेशन कंपनी का हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी को बताना होता है कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया है, और उसकी वेरिफिकेशन को भी फाइल करना होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फर्निश वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू आरओसी। अब वेरिफिकेशन मतलब कि ना ये एड्रेस है और ये इसकी टाइटल डीड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। टाइटल डीड देनी होगी अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको नोटराइज्ड कॉपी ऑफ लीज अग्रीमेंट की कॉपी आपको देनी होगी। थर्ड, आपको अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कि हाँ मैंने आप इस कंपनी को ये प्रॉपर्टी लीज पे दी है। उसके साथ साथ हमें ये भी देना पड़ेगा ओनरशिप सर्टिफिकेट, मतलब कि ये जो ओनर है ये ट्रू ओनर है इस प्रॉपर्टी का, इसका भी हमें एविडेंस देना होगा। थर्ड, यूटिलिटी बिल्स मतलब टेलीफोन बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकी भी कॉपीज देनी होंगी।
इसके बाद क्या है कि ये जो कंपनी का नाम होता है, ये अपन को जितने भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस है, जितने भी उसके ऑफिसेज हैं, उसमें हर जगह बाहर उसका कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब सबको ऐसा दिखना चाहिए। अपन एक वर्ड भी बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब प्रॉपरली एकदम मोटे मोटे शब्दों में हर जगह किसी भी पर्सन को जो भी गुजर रहा है उसे दिखना चाहिए। दूसरा, अगर कंपनी की कॉमन सील है, वैसे तो ऑप्शनल है बट अगर कंपनी के पास है तो उस पे भी कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। एंड थर्ड, जो भी कंपनी के लेटर हेड है, बिल हेड है, इनवॉइस है या फिर और भी कोई मतलब विजिटिंग कार्ड है, उन सब पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और फोन नंबर, और अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे फैक्स नंबर पहले होते थे अब तो कोई यूज नहीं करता है, तो वो सारी डिटेल्स भी कंपनी के ऑफिशियल पब्लिकेशन पे प्रिंटेड होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, 4 केसेस हैं जिसे मैं डायरेक्ट आपको बुक के चार्ट से पढ़ाती हूँ। पहले अपन ने जितना देख लिया उसे देख लेते हैं। Section 12 of Companies Act seeks to provide for registered office of the companies for the communication. A company shall within 30 days of its incorporation have a registered office capable of receiving and acknowledging all communications. Company shall furnish verification of its RO to ROC within 30 days of its incorporation in Form INC 22. Following documents shall be attached: title deed, notarized copy of lease or rent, along with copy of rent paid receipt not older than 1 month, authorization from the owner of the premises along with proof of ownership, proof of evidence of any utility service like telephone, gas, electricity bill depicting the address of premises in the name of the owner which is not older than 2 months. And then labeling की बात आ गई. Every company shall affix its name and address of registered office on outside of every office in the conspicuous position. The language of the word shall be of any language. अभी जैसे अपन ने ये जो नाम हर ऑफिस के बाहर लिखा है तो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? फॉर सपोज अब मेरा ऑफिस वहाँ पे है वेस्ट बंगाल में, तो एक तो मेरी बंगाली लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए और एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए. Shall be of the language of the word shall be of any language but one language shall be of local language. मतलब किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो बट जनरली लोग एक तो लोकल लैंग्वेज में होता ही है जैसे बंगाली में हो गया और दूसरा इंग्लिश में. And third point, have its name engraved in legible characters on its seal, if any. फोर्थ पॉइंट, जो भी इसका नाम है, एड्रेस है, सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, वो सब की सब प्रिंटेड होना चाहिए ऑफिशियल पब्लिकेशन के ऊपर. अब फोर्थ पॉइंट आ गया, जैसे मैंने आपको नेम क्लॉज में भी बताया था कि जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसके नाम के आगे ओपीसी वर्ड या 1 पर्सन कंपनी लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी वही मेंशन्ड है कि जो भी 1 पर्सन कंपनी होगी उसका जो वर्ड है ये 1 पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स ये पॉइंट याद रखना. बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी वेर एवर द नेम इज प्रिंटेड और अफिक्स्ड, मतलब जहाँ पे भी कंपनी का नाम लिखा जा रहा है उसमें ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी लिखा जाएगा. अब ये आ गया अपना चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस. अब चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस में 4 केस बनते हैं. पहला केस तो बनता है कि अगर विद इन द सिटी ही हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, जैसे मैं अगर जयपुर की बात करूं तो अभी मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है जवाहर नगर में. अब मैं रजिस्टर्ड ऑफिस जवाहर नगर से चेंज करना चाहती हूँ विद्याधर नगर में, तो मैंने यहाँ पे विद इन द सेम सिटी मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, तो इस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा. एंड देन बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद आरओसी को नोटिफाई किया जाएगा कि हमने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है विद इन 15 डेज. अब दूसरा पॉइंट आता है विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. अब जैसे मैं बात करूँ राजस्थान स्टेट की, अभी मेरा ऑफिस है जयपुर में, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिस मैं यहाँ से चेंज करके जोधपुर में शिफ्ट कर दूँ, तो ऐसे केस में मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा यानी मेंबर से पूछना पड़ेगा. एंड देन सेम मुझे आरओसी को बताना होगा विद इन 15 डेज. अब ये थर्ड केस आता है विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर. जैसे मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई महाराष्ट्र एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है बट महाराष्ट्र के अंदर दो आरओसी, बिकॉज बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे दो आरओसी है. तो ऐसे केस में मेरा स्टेट सेम है बट मेरी आरओसी चेंज हो रही है बिकॉज मैं ऐसे एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट कर रही हूँ जिसमें आरओसी डिफरेंट है. तो ऐसे केस में क्या होगा, सेम वही एसआर पास करना पड़ेगा बट इसमें अब एक्स्ट्रा क्या करना है, मुझे रीजनल डायरेक्टर की भी परमिशन लेनी होगी. और मैं वो परमिशन कैसे लूंगी, मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आरडी को और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मुझे सबमिट करने होंगे. सबसे पहले तो मुझे बीआर पास करना होगा, उसकी कॉपी देनी होगी. एसआर पास करना होगा, उसकी कॉपी देनी होगी.
उसके बाद मुझे एक डिक्लेरेशन देना होगा जो कि केएमपी और कोई भी दो डायरेक्टर्स ऑथराइज करेंगे कि उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज टू इट्स वर्कमैन, मतलब मैंने सैलरी देने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। और मेरे पास कंसेंट है क्रेडिटर्स का, जितने भी मेरे देनदार है, मतलब मैं मुझे जिनको पैसा देना है उन्होंने उनसे मैंने कंसेंट ले लिया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ऑफिस चेंज होने में, या मैंने उनके लिए नेसेसरी प्रोविजन मतलब जितना उनका पैसा है उसे ऑलरेडी एक सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में पहला तो ये हो गया कि मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है वर्कमैन की सैलरी में। दूसरा ये कि मुझे क्रेडिटर्स से कंसेंट मिल गया है या मैंने उन लोगों के लिए सफिशिएंट प्रोविजन बना दिया है। थर्ड पॉइंट ये आ गया, एक डिक्लेरेशन और देना होगा कि अगर उनका कंपनी का ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग केस चल रहा है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब उस पर्टिकुलर केस के लिए हम अपना जो कोर्ट का जूरिसडिक्शन है उसे चेंज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट हो गया, एक्नॉलेज कॉपी ऑफ इंटीमेशन टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज टू द प्रपोज शिफ्टिंग, मतलब यही कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है हम उसे बताएंगे कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट यही हो गया कि इस सब शिफ्टिंग में एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो और आपने ले ऑफ कर दिया, एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट हर्ट हो। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद आरडी को विद इन 30 डेज, मतलब आरडी को जब ये एप्लीकेशन मिली, फॉर सपोज 1 अप्रैल को एप्लीकेशन मिली, तो विद इन 30 डेज यानी 30th अप्रैल तक उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपनी के साथ कि उनका ऑर्डर क्या है, मतलब वो कन्वर्जन के लिए एक्सेप्ट है उनको या नहीं है। और जैसे ही कंपनी को ये ऑर्डर मिलेगा, मतलब ये कम्युनिकेशन मिलेगा आरडी से, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, अब 60 दिन अपन देखें तो मेरे हिसाब से बनते हैं मई जून, मेरे हिसाब से 29 जून बनता है। 29 जून तक उन्हें आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा ये कम्युनिकेशन कि हमें आरडी से ये ऑर्डर मिल चुका है कि हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। और जैसे ही आरओसी को ये नोटिस मिलेगा, ये कम्युनिकेशन मिलेंगे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर यानी 28 जुलाई तक आरओसी इस रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर कर लेगी अपने पास कि अब से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है, बिकॉज इसमें बेसिकली अपन को एमओए में चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन क्लॉज में, क्योंकि अभी तक अपन ने दूसरा रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा हुआ था, अब हमें एड्रेस चेंज करना होगा, तो वो नेसेसरी चेंज आरओसी कर देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ, अभी मेरा ऑफिस राजस्थान में है, अब मैं उसे उठाकर ले जाती हूँ महाराष्ट्र में, तो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। इसे बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन सिचुएशन क्लॉज, मतलब आप स्टेट टू स्टेट ही आप चेंज हो चुके हो। तो इसके सारे पॉइंट्स कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन 13 में, जो कि बात करता है चेंज इन एमओए, जिसमें अपने सिचुएशन क्लॉज के चेंजेस के बारे में भी लिखा हुआ है। तो मैं इसको आपको अभी पढ़ा देती हूँ इसके साथ कंटिन्यूटी में ही। सिचुएशन क्लॉज मतलब कि चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसके लिए क्या करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, इसकी भी पावर डेलीगेटेड आरडी को ही है, और हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इन INC 23, और उसमें हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। एमओए फाइल करना होगा, जनरल मीटिंग में अप्रूवल ली उसके मिनट्स फाइल करने होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा, एंड जितने भी हमारे क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट भी फाइल करनी होगी। हम्म, अब हमने ये एप्लीकेशन फाइल करी, बट इससे पहले फॉर सपोज अगर मैंने ये एप्लीकेशन फाइल करी है 30th अप्रैल 25 को, तो इससे 30 दिन पहले यानी 1 अप्रैल से लेके 30th अप्रैल के बीच में हमें दो चीज़ें करनी होंगी। पहला तो ये कि हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना होगा, नोटिस पब्लिश करना होगा कि हम अपने ऑफिस को चेंज कर रहे हैं, एक तो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में एंड दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। दूसरा, हमें हमारे जितने भी डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स हैं उन्हें नोटिस देना होगा कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं।
दूसरा नोटिस हमें किसे देना होगा, आरओसी को देना होगा और सेबी को देना होगा। अगर हम एक लिस्टेड कंपनी है तो उसमें सेबी के रेगुलेशंस भी हम पे एप्लीकेबल होते हैं, तो हमें सेबी को भी नोटिस देना होगा कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अब हमने ये जहाँ जहाँ पे भी नोटिस पब्लिश करा है या सर्व करा है, अगर इन लोगों से हमें कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव होता है, मतलब सॉरी, पहला केस तो ये है कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन इन लोगों से रिसीव नहीं होता है, तो ऐसे केस में आरडी ऑर्डर पास कर देगा विद इन 15 डेज। बट अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव होता है इन लोगों से, तो इस केस में हम हियरिंग होल्ड करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो भी इनके ऑब्जेक्शन है उन्हें हम सॉर्ट आउट कर सके, कंसेंसस मतलब उनको एक कंसेंट पे ला सकें, एक अग्रीमेंट पे ला सकें। बट हमने ये हियरिंग होल्ड करी, फिर भी कोई एक प्रॉपर एक अग्रीमेंट पे हम नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि हम जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। और अगर कोई केस चल रहा है तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो चेंज नहीं होगा, भली हमारा आरओ चेंज हो रहा है, बट अगर हमारा कोई इस ऑब्जेक्शन के जरिए अगर कोई केस चलता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं होगा। अगर फॉर सपोज मेरा भी ऑफिस राजस्थान में है फिर और मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रही हूँ, तो जो अगर मेरा केस राजस्थान में चल रहा होगा, राजस्थान में चल रहा होगा, वो अभी भी राजस्थान में ही चलेगा। हाँ। अब आगे क्या आता है, सीजी शैल सेटिस्फाई, मतलब ऑर्डर पास करने से पहले सीजी या आरडी को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जितने भी चेंज हो रहे हैं इसमें क्रेडिटर्स एंड डेबेंचर होल्डर्स की कंसेंट है। कंसेंट नहीं है तो उनके लिए सफिशिएंट प्रोविजन बनाया गया है, या फिर उनके लिए एक अलग से सिक्योरिटी होल्ड कर ली गई है कि जब भी पेमेंट करना होगा उस सिक्योरिटी से वो पेमेंट कर देंगे। अब लास्ट में आ जाते हैं कि जो सीजी होता है उसे ये जो एप्लीकेशन मिली है इसे 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करना होता है, यानी खत्म करना होता है, जो भी है ऑर्डर देना होता है। और जैसे ही ये ऑर्डर दे देते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी के पास ये जो भी ऑर्डर है इसकी कॉपी फाइल करनी होती है, और फॉर्म नंबर है INC 28। और जैसे ही आरओसी को ये ऑर्डर मिलेगा तो आरओसी हमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस इन द MOA। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। 4 केसेस हैं इसके, विद इन अ सिटी, विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट, फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आई होप आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। इसे आप ऐसे ही चार्ट फॉर्म से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल हमेशा एकदम क्लियर रहेगा कि किस केस में क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 13, ऑल्टरेशन ऑफ MOA। अब हमें अगर MOA का कोई भी क्लॉज ऑल्टर करना है तो उसका जनरल रूल तो क्या है, SR पास कर लो। बट अब कुछ क्लॉजेज है जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर और गिवन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, नेम क्लॉज। सबसे पहले तो क्या है कि अगर हमें नेम क्लॉज में कोई भी ऑल्टरेशन करना है तो उसके लिए हमें सीजी का अप्रूवल चाहिए, और इसकी पावर डेलीगेटेड है आरओसी को। और हमें एप्लीकेशन फॉर्म क्या है हमारा, INC 24। बट अगर हमें अपने कंपनी के नाम में सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड करना है या डिलीट करना है, यानी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में शिफ्ट होना है या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट होना है, तो हमें इस अप्रूवल की कोई भी नीड नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, आप आपके MCQ में आ सकता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि हम कुछ कंपनीज हैं उनको नेम चेंज अलाउ नहीं करेंगे, और वो कौन सी कंपनीज हैं, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, या फिर जो उनके डिपॉजिट्स हैं, मेच्योर डिपॉजिट्स हैं, यानी जिनका पेमेंट ड्यू हो चुका है, और ऐसी जो डिबेंचर्स हैं जिनका पेमेंट ड्यू हो चुका है, या फिर उन्होंने उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं पे किया है। ऐसे अगर कंपनी है जिन्होंने ये डिफॉल्ट किया है, तो हम ऐसी कंपनी को नेम चेंज करने अलाउड नहीं करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो आरओसी नया नाम एंटर कर लेगी और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी इन फॉर्म INC 25। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम की। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्या है कि अगर सीजी यानी पावर किसको है, आरडी को, अगर आरडी को ऐसा लगता है कि ये जो नाम है कंपनी का ये आइडेंटिकल या रिजेंबल करता है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, तो वो कंपनी को ऑर्डर कर सकता है कि आप अपने नाम को चेंज करो विद इन
3 मंथ्स। और दूसरा केस क्या है, अगर कंपनी का नाम आइडेंटिकल है विथ नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे कंपनी का नाम आइडेंटिकल या रिजेंबल है, तो इस केस में आरडी या तो खुद या अगर उसे एप्लीकेशन दी गई है, जो प्रोप्राइटर है इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, उसने एप्लीकेशन फाइल करी सीजी के पास कि ये इस जो कंपनी है इसका नाम मुझसे सेम है, तो ऐसे केस में आरडी कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि आप अपना नेम चेंज करो विद इन 6 मंथ्स। बट ये प्रोप्राइटर कब तक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जब ये जो नई कंपनी बनी है इसके इनकॉर्पोरेशन से 3 साल तक ही प्रोप्राइटर ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मतलब बेसिकली वो यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे नहीं कि प्रोप्राइटर 5 साल बाद आ रहा है कि इस कंपनी का नाम मेरे नाम से सेम, मेरे ट्रेडमार्क से सेम है। भाई तो तू क्या 5 साल से सो रहा था क्या, जो तुझे अब पता चल रहा है कि नाम सेम है। तो उसे 3 साल का ही रेंज दिया गया है। अब इसमें क्या है, इसे यहाँ पे 3 महीने का दिया कि 3 महीने में चेंज करो, यहाँ बोले कि 6 महीने में चेंज करो। अब जैसे ही ये चेंज कर लेंगे तो 15 दिन के अंदर, जब से उन्होंने चेंज किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा इस चेंज के बारे में। ठीक है, अब इसे अपन बुक से भी पढ़ लेते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। एमओए कैन बी ऑल्टर्ड बाय एसआर, company shall file SR with ROC। अब नेम क्लॉज के बारे में आ गया। नेम चेंज shall be done by approval of CG ROC in form INC 24। No need of approval if there is only addition or deletion of the word private। Change of name not allowed which has not filed its financial statements or annual return or failed to pay or repay mature deposits or debentures or interest thereon। हम आगे पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम आरओसी शैल एंटर न्यू नेम इन रजिस्टर इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट इन फॉर्म आईएनसी 25। अब रेक्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन का सेक्शन 16 है। बिकॉज ये नेम क्लॉज से रिलेटेड था तो मैं इसे यहीं पे ही आपको एक साथ ही पढ़ा रही हूँ। Where CG is of the opinion that the name of the company is identical or too clearly resembles to the name of an existing company, it may direct company to change its name within 3 months from issue of such direction, after adopting an OR for the purpose। CG में ये तो हो गया एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। अभी आ जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। कंपनी में सीजी में ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, देन सीजी में डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लाइन रह गई है, इफ इट रिजेंबल्स विथ इट्स नेम। देन सीजी में डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शन, after adopting an OR for the purpose, application by a proprietor shall be made within 3 years of incorporation। अब यही आ गया, द कंपनी शैल चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शन। यहाँ पे 6 भी आएगा। From the issue of such direction after adopting an OR for the purpose. Further, the company after changing its name shall give notice of change to ROC along with order of CG within 15 days from the date of such change. ROC on request of notice shall carry out necessary changes in the certificate and the MOA। If company is in default in complying with any direction, CG may allot a new name to the company and ROC shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation। अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन क्लॉज तो मैंने आपको अभी पढ़ा ही दिया सेक्शन 12 के साथ ही। अब अपन आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज पे। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है कि अगर कंपनी ने बाय प्रोस्पेक्टस अगर कोई फंड कोई पैसा रेस किया है और उसके बाद अगर उसमें कोई पैसा अनयूटिलाइज बच जाता है और अब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहती है, उसमें कोई नया बिजनेस ऐड ऑन करना चाहती है या रिमूव करना चाहती है, तो ऐसे केस में कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। बट उसके लिए उसे एसआर पास करना होगा, यानी 75% मेंबर्स की हाँ चाहिए कि हाँ मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ।
और ये ऐसा कैसे पास होगा? थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट बेसिकली क्या है कि कंपनी अपने मेंबर्स को घर पे ही एक चिट या फिर डिजिटल चिट भेज देती है, जिसमें मेंबर अपना आंसर लिख करके कि वो चाहते हैं यस या नो, वो लिख करके कंपनी को वापस भेज देते हैं। मतलब इसमें जनरल मीटिंग नहीं होती है। नॉर्मली मेंबर्स अपने घर से ही यस नो करके वापस कंपनी को रिवर्ट कर देते हैं कि वो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में क्या चाहते हैं। तो क्या था, कंपनी ने अगर पैसा कोई भी रेस किया है और उसका कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है और कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, तो वो चेंज कर सकती है बाय पासिंग एसआर थ्रू पोस्टल बैलेट। और ये जो चेंज है इसको पब्लिश करना होगा एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। अब ये बात आ जाती है कि ठीक है 75% मेंबर्स की हाँ चाहिए, लेकिन ये जो बचे हुए 25% मेंबर्स है, इसमें अगर 10% मेंबर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये चेंज हो, तो यानी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब ये खुश नहीं है इस चेंज से, तो ऐसे मेंबर्स को हमें देनी होगी अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि ये जो भी ऑल्टरेशन हुआ है, ये आरओसी को अपने पास रजिस्टर करना होगा विद इन 30 days ऑफ फाइलिंग एसआर। मतलब कंपनी ये जो एसआर है ये आरओसी के पास फाइल करेगी, और उसके 30 days के अंदर अंदर ये जो चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ये आरओसी को रजिस्टर करना होगा। और देन वापस वही फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना होगा। हाँ। Change in the object of the company. Where company has raised money from public through prospectus and has any unutilized money out of the money so raised, can change objects for which the money so raised is to be applied after only passing SR through postal ballot. The advertisement of change in object shall be published in the newspaper, one in English and one in vernacular, and hosted on the website. The dissenting shareholder shall be given an opportunity to exit by the promoters. आरओसी शेल, ये अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट मतलब यही है कि जो भी अगर शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं कि भाई हमें तो ये नए ऑब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, तो अपने शेयर्स अपने प्रोमोटर्स को या कोई दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें बेच सकते हैं। आरओसी शेल रजिस्टर द ऑल्टरेशन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द एसआर। हाँ, अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। एनी ऑल्टरेशन ऑफ एमओए इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इंटेंडिंग टू गिव एनी person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void। अब ये क्या है कि जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी और उसमें अगर शेयर कैपिटल नहीं है, यानी सिर्फ उसमें गारंटी अमाउंट से ही लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ऐसी कंपनी में अगर कंपनी किसी भी एक पर्सन को जो कि मेंबर नहीं है, उससे जो भी उनका प्रॉफिट है उसमें राइट टू पार्टिसिपेट, मतलब कि जो भी उनका प्रॉफिट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में उस किसी अदर पर्सन को भी राइट देती है प्रॉफिट पे अपना हिस्सा मांगने का, तो वो चीज वॉइड होगी। बिकॉज ऐसी कंपनी जो जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है और वो किसी अदर देन मेंबर को डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट देना चाहती है। सी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, दो वर्ड्स होते हैं, एक मेंबर और एक शेयर होल्डर। अब क्या इसमें है, अब क्या कैसे बोला जाता है, एवरी मेंबर इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब ये बहुत आप डीप में अभी आप नहीं जाए तो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना, बट सिंपल सा यही है कि हर मेंबर शेयर होल्डर तो होता है बट हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऐसा पर्सन जो कि मेंबर नहीं है, भली वो शेयर होल्डर होगा, बट ऐसा पर्सन जो कि मेंबर नहीं है, ऐसी कंपनी का जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसकी कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, अगर उसे राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट्स दिया जा रहा है तो वो वॉइड माना जाएगा। अब ये ऐसा क्यों दिया है, इसमें क्यों वॉइड माना जाएगा? बिकॉज आपके वैसे तो कोई शेयर कैपिटल है नहीं, यानी आप शेयर होल्डर तो बन नहीं सकते बिकॉज आपकी शेयर कैपिटल नहीं है। और अगर आप मेंबर बने हो बाय प्रॉमिसिंग एनी गारंटीड अमाउंट, तो ऐसे केस में हम जो कि मेंबर नहीं है, जिसने कोई पैसा गारंटी के लिए नहीं दिया, मतलब ऐसा पर्सन जिसकी कोई लाइबिलिटी तो है नहीं अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, लेकिन हम उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, तो ऐसे भाई बाकी मेंबर्स क्यों चाहेंगे कि जो पैसा तो लगा नहीं रहा है लेकिन हमने उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे रखा है। तो ऐसे केस में अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि मेंबर ही नहीं है कंपनी का, तो वो अग्रीमेंट ही वॉइड माना जाएगा। अब लास्ट में पेनल्टी आ जाती है कि अगर इस सेक्शन का कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है तो कंपनी पे 1000 रुपये हर दिन की पेनल्टी है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 5000 से 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है।
आई होप आपको यहाँ तक कि पूरा सेक्शन 13 समझ में आया होगा। यस मैम, हमें पूरा समझ में आ चुका है, और अगर हमें कोई भी डाउट होगा तो हम आपसे ज़रूर पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 14, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका भी जनरल रूल क्या है? बाय पासिंग एसआर। बट इसमें एक्स्ट्रा चीज अपन को और क्या करनी है कि इसमें हमें ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होती है विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग द एसआर। फॉर्म नंबर क्या है? RD1। अलोंग विथ हमें एप्लीकेशन के साथ ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं: MOA AOA मिनट्स, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन बाय KMP। और ये जो भी कॉपी होती है ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की, अलोंग विथ कॉपी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ CG, ये भी हमें ROC के पास फाइल करनी होती है। मतलब जैसे ही हमने ये एप्लीकेशन फाइल करी, उसके बाद जब भी ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, यहाँ से भी मुझे वो चेंज करने दीजिए। आप बोलोगे कि मैम ये आपने ना चेंज क्यों किया है यहाँ पे CG की जगह ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली क्या है, वही बात वापस है कि अभी अगर अपन प्रेजेंट लॉ देखें तो उसमें ये पावर CG के पास है, हमें एप्लीकेशन CG के पास फाइल करनी होती है। बट अगर अपन पुराना लॉ देखें यानी 2022 के हिसाब से देखें, तो उस टाइम पे ट्रिब्यूनल को ही एप्लीकेशन फाइल की जाती थी। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रिब्यूनल ही याद रखना है। एंड आप तो ये फॉर्म नंबर भी याद मत रखो, बिकॉज ये आज के लॉ के हिसाब से फॉर्म नंबर है जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो क्या था बेसिकली, आपको एसआर पास करना है, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी है विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग एसआर अलोंग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एंड जैसे ही ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर देगा, तो जो भी कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स होगी अलोंग विथ कॉपी ऑफ ऑर्डर, वो हमें ROC के पास फाइल करनी होगी विद इन 50 डेज, 15 डेज। एंड फॉर्म नंबर है INC 27। अब इसे बुक से देख लेते हैं। Altered by SR. Alteration includes effect of conversion of private company to public company and vice versa. Such alteration shall not be valid unless approved by tribunal. ये CG आज के लिए आज से relevant है, तो इसे आप याद मत रखिए। On an application made within 60 days from date of passing SR be filed with, यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल ही आएगा, ट्रिब्यूनल। एंड ये फॉर्म नंबर नहीं, क्योंकि ये आज के हिसाब से है, CG के पास ये पावर है, उन्होंने डेलीगेट रीजनल डायरेक्टर को कर रखी है, इसलिए RD1 फॉर्म है आज के लिए। बट अपन को ट्रिब्यूनल ही याद रखना है, तो ट्रिब्यूनल के लिए कोई फॉर्म नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है और रूल्स में आपके है नहीं वो रेलिवेंट रूल। तो इसलिए तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है ट्रिब्यूनल के पास, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं: MOA, AOA, minutes of general meeting, board resolution, and declaration by KMP regarding compliances of the act. And then last में copy of altered articles along with copy of order of tribunal shall be filed with ROC within 15 days in form INC 27। अब इसके आगे क्या, हमारे 2-3 सेक्शन ही बचे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सेक्शन है, इजी सेक्शन है, तो वो हम डायरेक्टली अपने बुक से ही कवर कर रहे हैं। अब अपन ने ऊपर के दो सेक्शंस में पढ़ा ऑल्टरेशन ऑफ MOA एंड ऑल्टरेशन ऑफ AOA। अब ये जो भी ऑल्टरेशन होता है, कंपनी को उनकी हर कॉपी में, मतलब जितनी भी कॉपीज कंपनी के पास है, वेदर फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी, उसमें ये सारे ऑल्टरेशंस कंपनी को करने पड़ते हैं। अगर कंपनी इन ऑल्टरेशन को नहीं करती है और विदाउट ऑल्टर्ड आर्टिकल्स, विदाउट ऑर्डर्ड सेट ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम अगर किसी मेंबर को या किसी पर्सन को इशू कर देती है, तो ऐसे केस में कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी आ जाएगी ऑफ ₹1000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स इशूड विदाउट सच ऑल्टरेशन। ₹1000 की पेनल्टी है हर कॉपी के पीछे। अब नेक्स्ट अपना नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 17 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू मेंबर्स। कंपनी शैल ऑन पेमेंट ऑफ फीस send copy of each of the MOA and AOA to a member within 7 days of the request being made by him। मतलब अगर कोई भी मेंबर चाहता है कि उसे MOA and AOA की कॉपी दी जाए, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ती है। और अगर कंपनी ने इसमें कोई भी डिफॉल्ट किया, तो कंपनी और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उस पे पेनल्टी आ जाएगी 1000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख, विच एवर इज लोअर। मतलब बेसिकली इसमें कैसा है
नहीं, मैं आपको बताती हूँ पेनल्टी कैसे है। फॉर सपोज 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए प्रोवाइड करानी थी, बट फॉर सपोज कितने दिन मान के मैं चलूँ, 110 डेज हो गए। क्या लूँ? 7 दिन में हमें कॉपी प्रोवाइड करानी थी, बट हमने 107 डेज, इन टोटल 107 डेज ले लिया हमें कॉपी प्रोवाइड कराने के लिए। तो हमने एक्स्ट्रा कितने डेज हो गए? 100 डेज हो गए। 100 डेज के हिसाब से देखूँ तो हमारी पेनल्टी कितनी बन गई? 100 इंटू 1000, 1 लाख। और अपनी दूसरी लिमिट क्या है? वो भी 1 लाख है। तो ये तो दोनों बराबर हो गई, तो इसमें तो कोई अपन देख नहीं सकते। अब मैं इससे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर सपोज 110 डेज में प्रोवाइड कराया, तो अगर इसमें से मैं 7 दिन हटा दूँ तो कितने वो दिन बचते हैं? 103 डेज बचते हैं। अब मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूँ 1000 से, तो मेरा आता है 1,03,000, और दूसरी लिमिट है 1 लाख। अब इसमें से मुझे विच एवर इज लोअर देखना है, तो मेरी पेनल्टी आ जाएगी 1 लाख रुपीज की। दूसरा मैं इसे कैसे देख सकती हूँ कि फॉर सपोज 90 डेज का मैंने डिफॉल्ट किया, मैं 7 डेज हटाती हूँ तो मेरे 83 डेज आते हैं। अब मैं 83 डेज के हिसाब से देखूँ तो 83,000 एंड 1 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 83,000, तो मेरे पे 83,000 की पेनल्टी आ जाएगी। आई होप आपको इस पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो प्लीज 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 आस्क मी। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है अपना? सेक्शन नंबर 19। अब ये क्या बोलता है? सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, लेकिन एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है। बिकॉज वो कैसा हो गया कि एक कंपनी ने दूसरे के शेयर्स होल्ड कर रखे और सेम कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे। तो इसमें कौन किसको होल्ड कर रहा है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया कि सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है। बट अब इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर सब्सिडरी कंपनी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर होल्ड कर रही है तो कर सकती है। अगर एज अ ट्रस्टी किसी के लिए होल्ड कर रही है तो कर सकती है। और तीसरा, अगर वो कंपनी सब्सिडरी बनने से पहले की अगर कोई शेयर्स होल्ड कर रही है तो उन शेयर्स को होल्ड वो कर सकती है। यही तीनों पॉइंट्स हैं। वे सब्सिडरी इज कंसिडर्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज ट्रस्टी, एंड बिफोर इट बिकम सब्सिडरी कंपनी, अगर ये 3 केसेस में है तो वो होल्ड कर सकती है। अब बात आती है राइट टू वोट की। तो अब राइट टू वोट में क्या है? राइट टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इट एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी। मतलब राइट टू वोट किस में अलाउड है? सिर्फ इन दोनों में अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है। बिकॉज ये तो आप किसी के बिहाफ पे ही कर रहे हो, तो उसके बिहाफ पे आप राइट टू वोट भी है आपके पास, तो इसलिए ये चलता है, लेकिन इसमें राइट टू वोट नहीं चलता है। अब नेक्स्ट केस क्या है? द प्रोहिबिशन डज नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी विच ऑलरेडी हैड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। यही जो ये थर्ड वाला पॉइंट था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ सब्सिडरी कैन बाय शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी वेयर इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन सेक्शन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इसे भी आप एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर सकते हो कि अगर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने ही अमालगमेशन में या मर्जर में ये ऑर्डर दिया है कि सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करेगी, तो उस केस में कंपनी होल्ड कर सकती है। अब नेक्स्ट अपना सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी बेसिकली क्या बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, या कोई लेटर भेजना है, या किसी ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, या आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना है, तो वो किस मोड से, किस यू नो मीन्स का यूज करके वो उस डॉक्यूमेंट को सर्व करेगी। अगर किसी कंपनी और ऑफिसर को सर्व करना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट, कुरियर, या फिर ऑफिस के बाहर उसे मतलब खुद बाय हैंड पहुंचाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर यानी ईमेल के थ्रू कंपनी को कोई भी लेटर पोस्ट किया जा सकता है। अगर हमें किसी आरओसी को कोई लेटर पोस्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो उसके लिए क्या क्या है? पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, खुद बाय हैंड पहुंचाना, या फिर ईमेल के थ्रू भी आप सर्व कर सकते हो।
अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई मेंबर चाहता है कि अगर उसे कोई भी नोटिस, मीटिंग का नोटिस वगैरह किसी एक पर्टिकुलर मोड से ही मिले, तो उस केस में वो कंपनी को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर मोड से ही डिलीवरी ऑफ नोटिस चाहिए, और उसके लिए उसे कोई एक प्रिस्क्राइब फीस, जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि रूल्स आपके हैं नहीं, तो आपको उस अमाउंट को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि एक प्रिस्क्राइब फीस कंपनी को जमा करानी पड़ेगी अगर उसे किसी एक पर्टिकुलर वे में ही नोटिस चाहिए। A company may request for delivery of any document through a particular mode for which he shall pay such fees as may be determined by the company in its AGM. अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर डिलीवरी की गई है बाय पोस्ट, यानी हमने हमने जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें जाकर के जो भी लेटर है उसे पोस्ट कर दिया, तो कब माना जाएगा कि सामने वाले पर्सन को वो मिल चुका है, उसको सर्व हो चुका है। अगर हम किसी मीटिंग का नोटिस दे रहे हैं, तो जब हमने पोस्ट किया है उसके 48 घंटे बाद, 48 आवर्स बाद हम मान सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को रिसीव हो गया होगा, सामने वाले पर्सन को वो लेटर, वो नोटिस सर्व हो गया होगा। बट हम किसी और केस में अगर ऐसा लेटर पोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने अपने पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल दिया, वैसे ही मान लिया जाएगा कि हमने वो लेटर सर्व कर दिया है सामने वाले इंसान को। लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स। मतलब यही कि जैसे ही हमने पोस्ट बॉक्स में डाला वैसे ही मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर हो चुका है। Second last section, number 21, authentication of documents, proceedings or contracts. A document or proceeding requiring authentication by a company or contracts made by or on behalf of company may be signed by any KMP officer or employee of the company duly authorized by the board. मतलब KMP हो गया और कोई ऑफिसर हो गया, वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर सकता है। Now the last section of our today's session, execution of the bills of exchange. जैसे हमने अपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में या फिर आपके इंटरमीडिएट में हो, तो कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं या प्रोमिसरी नोट होते हैं, उस पर कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती। तो अगर जो भी कब माना जाएगा कि ये एक कंपनी ने ही ये प्रोमिसरी नोट बनाया है या कंपनी ने ये प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट किया है, जब उसे जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन होगा वो उस पे अपने सिग्नेचर करेगा। मतलब कब माना जाएगा कि कंपनी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है या एक्सेप्ट किया है, जब उसे ऑथराइज पर्सन एक्सेप्ट करेगा या उसे साइन करेगा। अब ये ऑथराइज पर्सन कौन होता है? अगर कंपनी की खुद की सील है तो वो खुद की सील उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगा सकती है। लेकिन अगर कंपनी की खुद की सील नहीं है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने फीचर्स में बताया था, अगर कंपनी की खुद की सील नहीं है तो दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर एंड वन सीएस, ये मिलकर भी कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं। तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज में भी लिखा हुआ है कि अगर वो अपन को बिल ऑफ एक्सचेंज को डीम्ड एक्सेप्टेड मानना है तो उस केस में या तो कॉमन सील का यूज करो, और अगर कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर एंड वन सीएस उस पर साइन करके उसे ऑथराइज करो। अब आगे ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव दैट अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। इफ कंपनी डिसाइड्स टू हैव अ कॉमन सील देन इट हैज टू अफिक्स द सेम फॉर स्पेसिफाइड मैटर्स। कॉमन सील है तो कॉमन सील ही लगानी है। और ये इसकी समरी दे रखी है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपने पूरे कोर्स को, पहले वीडियो में मैंने सेक्शन 3 तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 3 तक आपके साथ डिस्कस किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने 4 से लेके 22 तक सारे सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। अब एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं 3 डॉक्ट्राइन्स के ऊपर डिस्कस करूंगी, जो कि सीए और सीएमए इंटरमीडिएट दोनों के लिए सेम रहेगा। सीएमए इंटरमीडिएट में बता देती हूँ, सिर्फ एक ही डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायर्स वाली, बाकी दो डॉक्ट्राइन्स नहीं है। बट जो बाकी दो डॉक्ट्राइन्स है वो भी बहुत ईजी है, इसलिए मैं तीनों एक साथ डालूंगी और आप तीनों देख लेना, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि आपकी कमेंट से, लाइक से मुझे समझ में आए कि मुझे आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए। तो अभी के लिए तो अपन विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।